अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। आपने शौकत तरीन की गुफ्तगू तो सुनी होगी जो उन्होंने की है मोहसिन लगारी के साथ या तैमूर झगड़ा के साथ, और उस वीडियो के उस ऑडियो के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक ऐसी और ऑडियो है जो इमरान खान साहब की है, और इमरान खान साहब उस ऑडियो के अंदर कुछ लोगों को कुछ हदायत देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ज़ौजा मोहतरमा जनाब बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं अरसलान खालिद को टेलीफोन कॉल की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि फ़लाँ चीज़ को गद्दारी के साथ लिंक कर दो, फ़लाँ चीज़ को इसके साथ लिंक कर दो, बच्ची है घबरा रही है वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की एक ऑडियो तैयार है, बिल्कुल रेडी है, मंजर आम पर आने के लिए तैयार है। और इस वीडियो में इमरान खान साहब आपको कुछ इस किस्म की हदायत देते हुए नज़र आएंगे। और हदायत किस तरीके से देते हुए नज़र आएंगे? वो जो है गैर मुल्की साजिश के हवाले से, वो साइफर जिसको इमरान खान साहब ने एक जलसे में लहराया था, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था ये देखें, ये है वो सबूत उस गैर मुल्की साजिश का जो मेरे ख़िलाफ़ की जा रही है, मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए की जा रही है। उस साजिश के ऊपर, वो साजिश को कैसे तैयार किया जा रहा था और उस साजिश के लिए हदायत किस तरह दी जा रही थी, ये एक ऑडियो है जो मंजर आम पर आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये बात मैं आपको मुकम्मल यकीन के साथ कह रहा हूँ कि एक सबूत इमरान खान साहब के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। और इस ख़त के साथ, यानी वो साइफर के साथ कैसे खेलना है, इमरान खान साहब इस हवाले से हदायत दे रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जनाब शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो थी, जिसकी उन्होंने ख़ुद तस्दीक कर दिया, मुख्तलिफ फोरम्स पर तस्दीक किया, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपनी गुफ्तगू में, बल्कि आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि हाँ जी वो गुफ्तगू मेरी है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो ये जो मुबैना ऑडियो है, इसका हुकूमत ने अब फोरेंसिक कराने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा जनाब इस ऑडियो का फोरेंसिक कराया जाएगा, और फोरेंसिक के अंदर अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये आवाज़ शौकत तरीन साहब की है, तैमूर झगड़ा साहब की है और लगारी साहब, मोहसिन लगारी साहब की है, तो फिर एक रेफरेंस है जो तैयार किया जाएगा और फिर वो रेफरेंस भिजवाया जाएगा इन असहाब की नाअहली के लिए। और क्योंकि उसके अंदर जवाज़ ये बनाया जाएगा जनाब कि इनकी वजह से पाकिस्तान को ख़ारजी सतह पर नुकसानात का सामना है, और इसके साथ साथ इन्होंने दीदा दनिस्ता तौर पर पाकिस्तान को एक ऐसी माशी दलदल में धकेलने की कोशिश की जिसके नतीजा श्रीलंका जैसे हालात की सूरत में सामने आ सकता था। लिहाजा एक ख़तरनाक काम है, और ये इस ख़तरनाक काम के बारे में अब हुकूमत ने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि जनाब ए हथ के में पाना है और हाथ पा के ते कानून मंतकी अंजाम तक के में पहुँचाना है, क्योंकि सूरत हाल बड़ी ख़राब है। यहाँ पर इतना कुछ हो गया, यहाँ पर इतनी चीज़ें सामने आ गई, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। और अगर कभी हुकूमत ने ये अपने जो मसल्स हैं इनको दिखाने की कोशिश की, तब इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें सामने आ गई। बेशुमार इस बारे में मिसालें मौजूद हैं कि जनाब ये चीज़ सामने आई और उसके बाद कार्रवाई शुरू होने लगी थी। मिसाल देता हूँ आपको, एक सबसे पहले एक ऑडियो लीक होती है, और उस ऑडियो के अंदर ये बात बताई जाती है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की अहलिया ने एक डील के एवज़ मलिक रियाज साहब से मुतालबा किया कि 5 कैरेट का, मुझे 3 कैरेट का हीरा नहीं चाहिए, मुझे 5 कैरेट का हीरा चाहिए। उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि जनाब ये देखें, ये एक ऐसा सबूत मंजर आम पर आ गया है जिसके ज़रिए ये जो खुरा है बनी गाला की तरफ जाएगा और बनी गाला का सफाया फिर जाएगा, और ये तमाम लोग जो हैं वो शिकंजे में आ जाएंगे। 4 दिन उसके ऊपर बहस हुई, उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। फिर मलिक रियाज साहब की एक और ऑडियो सामने आई जिसके अंदर वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता करते हुए इमरान खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि जनाब इमरान खान को माफ़ी मिल सकती है। हाँ मेरे पीछे पे आया, बार बार कह रहा है कि जरदारी साहब ना गल करो, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आगे से आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं यार अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर पता चला कि जनाब खान साहब देखें किस हद तक इस वक्त मर्द मैदान है कि अपने उस शख्स के पास, अपने उस सियासी मुखालिफ के पास गए हैं जिनको वो हर एक जुर्म का जिम्मेदार करार देते हैं, जिनको वो ये कहते हैं कि इससे बड़ा करप्ट आदमी पाकिस्तान में है ही नहीं। लेकिन जब अपनी सियासी बका का मामला आता है तो उसी दर पर वो झुक जाते हैं। ऑडियो आई, शोर मचा, 4 दिन बड़ा
माहौल बना, उसके बाद खामोशी। फिर बुशरा बीबी की ऑडियो आई, डॉक्टर अरसलान खालिद के साथ गद्दारी के साथ लिंक कर दो, वो बेचारी बच्ची फरा गोगी है, उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे, इस किस्म की गुफ्तगू आई। किसी तरह से इस बात की तरदीद नहीं आई कि ये बुशरा बीबी की आवाज़ नहीं है, ये डॉक्टर अरसलान खालिद की आवाज़ नहीं है। उसके ऊपर भी ये कहा गया कि इसकी फोरेंसिक कराई जाएगी, इसको लेके मार्केट में जाएंगे, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुकम्मल तौर पर खामोशी। उसके बाद मामला बिल्कुल दब के रह गया। अब ये वाला मामला सामने आ गया जनाब शौकत तरीन साहब का। इसके ऊपर भी अब ये फोरेंसिक कराने का इन्होंने ऐलान तो किया है, लेकिन फोरेंसिक के बाद इसको किस तरीके से मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, या सिर्फ इसको एक सियासी टूल के लिए, दबाव के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब तक यही बात सामने आई है। हुकूमत की तरफ से बहुत मेहनत करने के बाद एक ऑडियो सामने आती है, उसके ज़रिए वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब उसके ऊपर रिटेलिएट करते हैं, वो उसका एक काउंटर नैरेटिव बनाते हैं। काउंटर नैरेटिव बना के वो जलसों में चले जाते हैं। जलसों में जाने के बाद वो दबाव बढ़ाना शुरू करते हैं। जब वो दबाव बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके बाद सब एक मरतबा पीछे हटते हुए नजर आते हैं। जैसे 25 मई को हुआ, 25 मई को इमरान खान साहब ने दबाव बढ़ाया ना, दबाव बढ़ाने के बाद रियासत हरकत में आई। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि जनाब इनको आने दें। वो आ गए। आने के बाद क्या किया उन्होंने, इस्लामाबाद में दरख्तों को जला दिया। और उसके बाद फिर जो बयानिया बनाया वो ये था कि जनाब ये हम पर तशद्दुद होना था, यहाँ पे ब्लड बात हो जाना था, लिहाजा मैंने पीछे हटने का फैसला किया। मैंने पाकिस्तान के अंदर में किसी किस्म की बदअमनी नहीं चाहता। इमरान खान साहब इस वाले बयानिए पर आगे, यानी वो हर एक मौके पर जहां जहां उनको मौका मिलता है वो अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश तैयार कर लेते हैं। कोई बंदा इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग की बड़ी ज़बरदस्त कैपेसिटी मौजूद है, और उसके साथ उनके पास एक बहुत ही एफिशिएंट सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिसको वो जब चाहें अपनी मर्जी से ना सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि उसके ज़रिए वो जो माइंड मेकअप है लोगों का, वो उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं और अपने साथ लोगों को मुसलसल इंगेज करते रहते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में बात की कि जनाब एक ऑडियो है जो इमरान खान साहब की है, और उस ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब हदायत देते हुए नज़र आ रहे हैं उस ख़त के बारे में, जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये एक साजिश पर मबनी ख़त है और मुझे हुकूमत से हटाने की वो कोशिश है। वो उस ख़त के ऊपर लोगों को ये हदायत दे रहे हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस ख़त के साथ कैसे प्ले अप करना है, इस ख़त को किस तरीके से हमने जाके गद्दारी के साथ जोड़ना है, और इस गद्दारी को लेकर हमने किस तरीके से माइंड मेकअप करना है, वो पूरी प्लानिंग शेयर कर रहे हैं। और ये काबू में आ गई है। अब ये पहुंच गई है जहां तक पहुंचनी थी, उन्होंने अपने पास इसको रख लिया है। अब ये कब उन्होंने निकालनी है ये अपने पटारी में से ये वाला सप, इसका अभी तक नहीं पता, लेकिन ये आएगा, ये ज़रूर आएगा, ये बात है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस सारे सिनेरियो पर एक स्टोरी है जो दी न्यूज़ में शाया हुई, और उमर चीमा साहब जो बड़े एक ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो स्टोरी भी शाया की है। उसके अंदर उन्होंने इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा था, और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये तो ख़त कोई ख़त ही नहीं है, ये साइफर तो कोई साइफर ही नहीं है, इससे बढ़कर 2 साइफर आए थे, 2 साइफर, जिसके अंदर इससे 3 गुना ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। बल्कि एक ऐसा साइफर आया जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से नहायत ही सख्त, और उसमें एक जगह पर इमरान खान साहब के हवाले से कोई नाजेबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। वो साइफर आया, एक साइफर आया एक यूरोपीय मुल्क से, और दूसरा साइफर आया एक खलीजी मुल्क से। लेकिन चूंकि इसके साथ इमरान खान साहब इसको कोई पॉलिटिकली प्ले अप नहीं कर पाते, खलीजी मुल्क के बारे में जो साइफर था जिसमें इमरान खान के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, अगर वो ख़त लेके मार्केट में आ भी जाते, लोगों के सामने आ भी जाते, तो क्या होना था, लोगों ने इसके ऊपर कोई रद्दमल नहीं देना था, क्योंकि इमरान खान साहब इसको जो है उसके साथ जोड़ नहीं सकते थे, ये जो है साजिश के साथ। साजिश उसी सूरत में साजिश का सौदा बिकना था कि ये अमेरिका की तरफ से आता। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ जज्बात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उन एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स को इमरान खान साहब ने इस्तेमाल करना था, लिहाजा उन्होंने बखूबी इन सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल किया। जो यूरोपीय मुल्क है या खलीजी मुल्क है उसके साथ वो किस तरीके से इन चीज़ों को लिंक कर सकते थे। बल्कि कुछ लोगों का इस बारे में भी इंकशाफ है कि जिस वक़्त इंडियन गवर्नमेंट ने इरादा किया था कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को अपना एक हिस्सा करार देना, और उसके लिए जो उनका आइन की शिक थी उसको बिल्कुल साइड पे करना,
उस वक्त भी एक साइफर आया था और उस साइफर में इमरान खान साहब की हुकूमत को इस बारे में आगाह किया गया था कि इंडिया के ये अज़ाइम हैं, लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि इस सूरत हाल से हमें बाहर निकलना है या आपने अपना कोई इस हवाले में कोई जवाबी रद्दमल बनाना है, तो आप वो जवाबी रद्दमल अभी से बनाना शुरू करें ताकि इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए बाज रखा जाए। उसके ऊपर इमरान खान साहब सो गए थे, उस वक्त नहीं उनको पता चला कि ये होने जा रहा है, ये नहीं होने जा रहा। इस वक्त भी आप देखें कि क्या हो रहा है। इस वक्त आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इजलास कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, पेश होने के बाद क्या किया उन्होंने? इजलास किया। इजलास करके क्या किया? ये रास्ता तलाश करने की कोशिश की कि मैंने झुकना भी नहीं है और मैंने अदालत से रिलीफ लेना। लो भाई, इस बारे में 3 घंटे तक बनी गाला के अंदर इजलास जारी रहा और उस इजलास के अंदर शगुफे थे, शगुफे, लिटरली शगुफे, कि कोई कहता था कि खान साहब आपको ये माफ़ीनामा नहीं देना चाहिए, आपको खड़े रहना चाहिए, आपको इस बारे में कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और हामिद खान साहब जो उनके टर्नी, वो कहते हैं भाई खौफ करे खुदा का, इस मामले पर आप नहीं खड़े हो सकते। अदालत ने आपको ये जो मौका दिया है 7 दिन का, इससे फ़ायदा उठाएं। और फिर मिसालें दी जा रही हैं, ओए होए होए, कि जनाब आप आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, आप मकबूलियत के अंदर भुट्टो शहीद को पीछे छोड़ देंगे, आपका कोई मद्दे मुकाबल नहीं होगा, दूर तक कोई नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे तो पार्टी यूं करके स्वीप करेगी, कोई भी बंदा एक सीट नहीं जीत जाएगा, आप सिंध के अंदर भी तबाही मचा देंगे। हर बंदा पूछे यार आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, किन हालात की बातें कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है, लेकिन इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का कोई मद्दे मुकाबले ही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब होना क्या चाहिए था? इमरान खान साहब अगर हम देखें तो इस वक्त 3 सूबों पर उनकी हुकूमत है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। और ये वो 3 सूबे हैं, जो 2 सूबे हैं जो इस वक्त सैलाब के अंदर तीनों के तीनों डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान भी डूबा हुआ है, केपी के में भी सैलाबी सिचुएशन है और जनूबी पंजाब में भी सिचुएशन है। इमरान खान साहब को आपने कहाँ देखा? सिर्फ डेरा इस्माइल खान में, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब उनको ले गए और उनके लिए पानी से गुजारने का खुसूसी तौर पर टैंकर के ज़रिए पानी छोड़ा गया, टैंकर के ज़रिए, कि खान साहब यहाँ से शड़प करके गुजर सकें। उसके बाद पंजाब आना था तो कह दिया जनाब मौसम ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद जो लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में दौरा करने, चाहे वो बिलावल साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो मरीम साहब हैं, तो इल्ज़ाम लग रहा है जनाब एंजेलिना जूली की कॉपी की जा रही है। लो, उसके बाद ये किया जाता है कि जनाब ये जो डीपी पे लगाने के लिए फ़ोटो बनवाई गई है। फिर ये कहा जाता है कि खाली हाथ चलेगी, जनाब किसी को जाके कोई एक राशन का तोड़ा नहीं दिया। भाई किसी के जाके अश्कशोई करना, किसी के साथ जाकर इस बात का इजहार करना कि हम मुसीबत के इस लम्हे में आपके साथ खड़े हैं, तो इसमें क्या है? खुद इमरान खान साहब की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जब वो डेरा इस्माइल खान से गुजर के जा रहे थे तो वो लोग हाथ मिलाने के लिए गाड़ी के शीशे खोल के हाथ आगे कर रहे थे। इमरान खान साहब ने हाथ झटकते हुए गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिया था कि तुम कमीन मेरे साथ हाथ मिलाओगे। खुद अपने ये हालात हैं। फिर इतराज़ किया जाता है, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी फलाना, कभी ढमकाना। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज है। और इसके लिए बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ISPR की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैंने देखी है तो कल की, लेकिन मैंने अभी देखी है, जिसके अंदर उन्होंने 6 सितंबर को जो यौम दिफा की तकरीबात होती हैं मुल्क भर में, उन्होंने उसको मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं करेंगे। इस वक्त इस शो से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जो फ्लड रिलीफ है इसके लिए काम करें। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब क्या कर रहे हैं? वो कभी केपी में, कभी स्वात में, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, वो खुद हर एक चीज़ को मॉनिटर करें ताकि उनके साथ जो उनका अमला है, उनके साथ जो उनका इदारा है, उन लोगों को मोटिवेशन मिले कि नहीं यार हमारा चीफ मैदान में है, हमें भी साथ चलना चाहिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दावतें दे रहे हैं। साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इज़हार किया कि यार जंगल में आग लगती है, सारे दरिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। हम यहाँ पे दावतें दे रहे हैं कि भाई आजो मिल के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। वो जो बंदा बनी गाला में बैठा है उसके कान तक जू नहीं देंग रही, वो मानते नहीं, कहता नहीं मैं तुम शूदरों के साथ बैठूंगा, तुम अछूतों के साथ बैठूंगा, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि मेरे साथ बैठने का तुम मुकाबला कर सको। और उनके साथ जो लोग हैं वो भी इसी पैराए में सोचते हैं, वो इससे आगे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो वजारत उज़्मा है। अगर वजारत उज़्मा ही चाहिए
تو پھر اس کے لیے ملک کا ہونا ضروری ہے نا. ملک ہوگا تو سیاست ہوگی, عوام ہوں گے تو ووٹ ڈلیں گے. عوام اگر سیلابوں میں ڈوبے ہوں گے تو ووٹ ڈالنے کون جائے گا؟ ریلیف کے کاموں میں اگر آپ نے سامنے نہیں آنا, اعلان کر دینا ہے کہ جناب ہم یہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں, ہم نے جناب اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, تاج سجا لیے سر پہ. وہ ایک بچہ ابھی نوجوان بلاول صاحب, کیا کیا انہوں نے, 1 گھنٹے تک یو این کے زیر اہتمام کانفرنس میں بیٹھے, 130 ارب روپے کی ڈونیشنز اکٹھی کر لی, اور یہ مملکتوں کی طرف سے ہے, ممالک کی طرف سے ہے. یہ پلیجز وہ ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. یہ نہیں کہ فون بند, 2 کروڑ کا اعلان کیا اس کے بعد فون بند, کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے, پیسے نہیں آئے, وہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی. یہ ممالک کی طرف سے وعدے ہیں, ان ممالک نے جو وعدے کیے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. کل بھی یہ جو مختلف سفارتکاروں کو لے کے بلاول صاحب چلے گئے سکھر, اور سکھر جا کے انہوں نے جو سندھ کے جو سیلابی علاقوں کا دورہ کرایا سفارتکاروں کو. کس وجہ سے؟ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان اس وقت کس مسئلے کا شکار ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت بھی جو امداد ہے وہ یقینی طور پر آئے گی, لیکن یہ امداد یقینی طور پر مستحقین پر صرف ہونی چاہیے. بالکل ایسے نہ ہو جیسے وہ زلزلہ آیا تھا اور جس طرح 2010 کا سیلاب آیا تھا, اس وقت بھی امداد آئی تھی, لیکن وہ تمام جو امداد ہے اس کا بیشتر حصہ ضائع ہو گیا تھا. نہیں پتہ چلا کدھر گیا کدھر نہیں گیا, کس کا محل بنا, کس نے فورن اکاؤنٹس بنائے, نہیں پتہ چلا. لیکن کم از کم کسی نہ کسی جگہ پر تو ہمیں آغاز کرنا ہے, اور یہ موقع ہے, یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایک پائیدار بنیاد رکھ سکیں. سیلاب نے آنا ہے تو ہمیں سیلابوں کو روکنے کے لیے بھی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی, اس کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, ہمیں اس کے لیے بھی اپنے ملک کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر ہم پیسے آئیں گے, پیسے بانٹیں گے, راشن آئے گا, راشن چھپا لیا جائے گا, مارکیٹ میں بک جائے گا, امداد آئے گی, دوائیاں مارکیٹ میں بک جائیں گی, کمبل مارکیٹ میں بک جائیں گے, خیمے مارکیٹ میں بک جائیں گے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ اگلی مرتبہ یا پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی آفت بھی آ گئی تو دنیا آگے نہیں بڑھے گی. پھر دنیا 1 دفعہ بن جاتی ہے, 2 دفعہ بن جاتی ہے, 3 دفعہ, اس کے بعد کوئی بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس موقع کو میں ایک جو اپرچونٹی ہے اس اپرچونٹی سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.